चलो भैया, क्लास 12 के सारे बच्चों मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो। सिर्फ 3 महीने का टाइम है और पढ़ाई बहुत सारी करनी है, और सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं करनी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में करनी है। आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की, कि कैसे अगले 3 महीनों में केमिस्ट्री की हमारी तैयारी होनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चंस हमारे कहां से आते हैं, और रिवीजन करने का सही तरीका क्या है। तो बेटा बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे चलते हैं हमारे उन टॉपिक्स की तरफ जो हमारे क्लियर होने चाहिए। देखो, पूरी केमिस्ट्री को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 बुक जो है बच्चे, उसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री है। पार्ट 2 जो है बेटा वो अपना 33 मार्क्स का आता है, और इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपके स्ट्रांग होने चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से, आप देख लो। और ये टॉपिक्स मैंने यहां पर इसलिए लिखे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं ना, तो एक काम करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेते हैं। बट बेटा उससे काम नहीं चलेगा, क्लियर है। फॉर्मूले के साथ साथ वहां पर ग्राफ्स आते हैं, डीएनए ब्लॉक में रिएक्शंस आती है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी जाती है आपकी फर्स्ट बुक से। ऑन द सेम वे सेकेंड बुक में सिर्फ कन्वर्जन्स या नेम्ड रिएक्शंस याद करने से ना बच्चों काम नहीं चलेगा, और भी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आईयूपीएससी नेमिंग तो आई थिंक सभी ने कर ली होगी, कन्वर्जन की काफी प्रैक्टिस करी होगी। बहुत सारे बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते हैं, पर यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, और कैसा क्वेश्चन आता है अभी आगे बताने वाला हूं, ठीक है। चलो, रिएजेंट्स आपको पता होने चाहिए, डिस्टिंग्विश टेस्ट आपको पता होना चाहिए, जीओसी के बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, बिना उसके रिएक्शंस नहीं होने वाली है। तो आप चेक कर लो कि कौन से पोर्शन आपके हो चुके हैं और कौन से आपके अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये टू डू लिस्ट वाला पार्ट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, जल्दी आ जाओ। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि देखो भाई, अब सारे बच्चे तो पढ़ने में एक जैसे होते नहीं है, और सबका स्टडी टाइम भी सेम नहीं होता है, क्योंकि यदि सबका सेम होता तो सबको डांट भी एक जैसी पड़ती। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, देखो, वो सारे बच्चे बेटा जिनका स्टडी टाइम कम है, ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि कहां पर आप जो है अटक रहे हो, या क्यों आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो जिनका स्टडी टाइम कम है वो अपने पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें, या उनके लिए एकदम जो टू डू लिस्ट है ना, एकदम मस्ट वाला पार्ट बेटा वो ये वाला है कि आप कंसेप्ट कर लो, आप पीवाईक्यूज कर लो, और बहुत ज्यादा मत करो, पिछले 5 साल के कर लो, और आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो। एग्जाम्पल्स नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंटरनेट पर मिल जाएगा, आपने प्रैक्टिस की होगी, हम भी खूब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और वो बच्चे जो काफी ज्यादा समय देते हैं पढ़ाई को, राइट, उनको ये सारी चीजें करनी ही करनी है। आपके 65 प्लस यहां से स्कोर हो जाएंगे। कंसेप्ट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, मॉक पेपर, और बेटा उसके बाद आपके सैंपल पेपर जो आपके सीबीएसई ने रिलीज किए हुए हैं। एक पहले रिलीज किया था, उस पर सोल्यूशन मैंने बना दिया है, शायद अभी एक आध और आ जाए, उस पर जब आएगा तब देख लेंगे बात, ठीक है। तो ये देख लो बच्चों, ये करना ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से सुनना, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू रिवाइज। अब ना रिवीजन करने का एक पता है कौन सा वाला तरीका होता है, ये उठाई बुक, इसको किया ओपन, इसको किया ऐसे, और फिर देखना स्टार्ट किया ऐसे भी। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लिखकर कभी प्रैक्टिस ही नहीं करते, और इसका नुकसान बेटा भी हाफ ईयरली में ना आप लोगों को फील हुआ होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस को ना हम मतलब अरेंज ही नहीं कर पाते हैं, या राइटिंग स्किल हमारी काफी वीक हो जाती है। हम कैसे स्टार्ट करें उस क्वेश्चन के आंसर को, उस पर मतलब स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। वो तो बात की बात हो गई कि लिखना क्या है। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बच्चों आपको रिवाइज नहीं करना है। काफी बच्चे क्या करते हैं, मैंने 3 बार चैप्टर को रिवाइज कर लिया है, कैसे? ऊपर ऊपर से पढ़ के, और फिर नुकसान क्या होता है बेटा एग्जाम में। तो सिर्फ स्टडी नहीं करनी है बच्चे, आपको स्टडी करनी है, और आप एक रूल बना लो कि आप जो भी टॉपिक पढ़ो, फॉर एग्जाम्पल आपने नस्ट इक्वेशन पढ़ी, या आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन या हेलोअरीन पढ़ लिया, क्लियर है, या फिर आपने कोई भी एक टॉपिक ले लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, आप कम से कम उसके 10 सवाल लगाइए। 10 सवाल को भी आप डिवाइड कर लो 2 पार्ट्स में, एक तो पीवाईक्यूज लगा लो बेटा, और 5 आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगा लो। दूसरा ये, प्लीज आप क्वेश्चन को लिखकर प्रैक्टिस करो। इस बात से आप भी अग्री करोगे कि कई बार चीजें आपके समझ में आती हैं पर लिखते नहीं आती हैं। बात समझ में आ रही है? या फिर सही तरीके से लिखकर नहीं आती है, तो आप प्लीज लिखकर प्रैक्टिस करें। और यार ये वाला प्लीज फॉलो करो बेटा, डेली सारे सब्जेक्ट्स,
मुझे पता है आपके लिए समय या टाइम को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट प्लीज, कारण मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 दिन केमिस्ट्री, फिर 2 दिन फिजिक्स, फिर 2 दिन मैथ्स, इंग्लिश, सीएस, जो भी आपका होगा। क्लियर है? अब उसमें ये होता है बेटा कि जब 3 ही महीने का टाइम बचा हुआ है तो फिर कब वो जिस सब्जेक्ट को आपने डे 1 पे पढ़ा था उसका टाइम आएगा और तब तक आप पूरा भूल जाओगे। सीधी बात यह है कि यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, दैट्स ऑल। ठीक है? और प्लीज सोल्यूशन देखकर ना पढ़ें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये यार पता नहीं कैसे आपकी लाइफ का पार्ट बन गया है कि काफी बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपना बिल्कुल भी उस टाइम पर अप्रोच नहीं लगाते हैं और सीधे जाते हैं गूगल पे, चैट जीपीटी पे और क्वेश्चन डाला, आंसर डाला, छाप दिया। आपको लग रहा है कि भाई सवाल आपसे बन गया। सेम क्वेश्चन बच्चे जब एग्जाम में कई बार आता है ना, हम स्टार्ट भी नहीं कर पाते। सॉल्यूशन देखकर मत पढ़ो, जितने ज्यादा अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करोगे, जितने ज्यादा आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करोगे, कैसे? लिखकर बेटा। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, बचपन वाले दिन में लौट जाइए, लिखकर प्रैक्टिस करिए, दिस विल हेल्प यू अलॉट। चलो भाई और आगे बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा, ठीक है? बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। हाँ, अब सवाल पैदा होता है कि पीवाईक्यूज में क्या पढ़ना है, क्योंकि आप कोई भी पीवाईक्यू वाली बुक देखोगे बेटा तो हर चैप्टर के आपको ये सारे पैटर्न मिलेंगे, राइट? अब आप ध्यान से देखना, इसमें ना काफी क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, तो जब आपके पास समय ज्यादा है तो आप सारे कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस तो भाई कितनी भी करो कम ही पड़ती है, और नहीं तो बेटा एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करो, ये दोनों छोड़ दो। कारण क्या है कि जब आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करोगे ना, उसमें ये ऊपर दोनों वाले ना कवर हो जाएंगे बेटा, ये दोनों कवर हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो आप एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इतना कर लो, पीवाईक्यू में आपका हो जाएगा। टाइम बच रहा है तो फिर आप वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चंस कर लो। साथ साथ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा डिकोड कर देता हूं यहां पर मैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सिर्फ रिएक्शन से काम चल जाएगा, बट पिछले 10 सालों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारी ऑलमोस्ट नहीं 33 मार्क्स की आती है, राइट? ये जो 33 मार्क्स की हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है बच्चे, है ना, इसमें कहां से क्वेश्चंस आते हैं? तो देखो, रिएक्शंस में ये 4 डिविजन्स हैं, उसके मार्क्स सामने लिखे हुए हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आईयूपीएसी नेमिंग, डिस्टिंग्विश टेस्ट और इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब मैं ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी बच्चे हमारा बहुत सारा समय लगा देते हैं आईयूपीएसी नेमिंग में। करनी है, बट और भी टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले, सॉल्युबिलिटी वाले, एसिडिटी वाले, बेसिसिटी वाले, बॉइलिंग पॉइंट वाले, ऑर्थो मेटा पैरा इफेक्ट वाले, रेजोनेंस वाले, ये जितने भी आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, यहां से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है बात? तो ऑर्गेनिक से सिर्फ रिएक्शन नहीं आएगी, और भी बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, ये डिकोड है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और तैयारी करो। देखो भाई, सीधी बात, ये सब तो बताने वाली बात थी, तैयारी आपको ही करनी है। तो ना मेरे को सबसे सही ये वाला तरीका लगता है, ये मेरा फेवरेट है बेटा। कौन सा वाला? ये वाला, कि एक टॉपिक पढ़ा, फिर वेट नहीं करेंगे कि हम उसका रिवीजन करेंगे। टॉपिक पढ़िए, 10 सवाल लगाइए, 5 सवाल आपके पीवाईक्यूज के और 5 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के आप लगा लो, आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाना है। क्लियर है बच्चों? तो बस विश यू ऑल द बेस्ट, और यदि कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन।